हेलो गाइस। तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे जून मंथ का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो इसी वीडियो के साथ जून मंथ के सारे मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो के पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस का आप क्विज लगा सकते हैं वीडियो देखने के बाद, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्विज आपको कहाँ मिलेगी? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो आंसर होगा 90 नंबर के। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आप जानते ही हो, मुकेश अंबानी, लेकिन अब ये दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं। ये दुनिया के 90 सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और टॉप पे तो हमेशा की तरह आपके अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अच्छा, अभी आपको याद होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमने पढ़ा भी था कि ये 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और इसने अपने आप को कर्ज मुक्त भी घोषित कर दिया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स वाले में बताया था कि ये जो इंडेक्स है ये हम पढ़ रहे हैं ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं जगह आप फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये 9th पोजीशन पे ही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस इतना सा अंतर है, ब्लूमबर्ग ने इनकी संपत्ति जो बताई है वो 64.5 बिलियन डॉलर बताई है और फोर्ब्स ने 64.6 बिलियन डॉलर बताई है। बस दोनों में ये अंतर देखने को मिलेगा, बाकी दोनों के अकॉर्डिंग ये 9th नंबर पे ही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो, आप कंफ्यूज ना हो। फिर हाल ही में तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा TS वेदर। तो इस एप्लीकेशन से लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये स्पेशली किसानों के लिए है, ताकि किसान मौसम की स्थिति क्या है उन्हें उसकी जानकारी मिल सके, ताकि वो अपनी फसल वगैरह की प्लानिंग अच्छे से कर पाए। अच्छा, आपको याद होगा अभी मुंबई में भी मौसम की बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? आई फ्लोज नाम था, आई फ्लोज। फिर भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसमें बताया गया 1901 से लेकर 2018 तक के दौरान भारत का औसत एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा है? तो आंसर होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भारत ने देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि सदी के अंत तक, यानी कि 2099 तक, अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहने से मतलब हो गया कि आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर पाए, अच्छे से पेड़ वगैरह लगा पाए, मतलब अच्छी ग्रीनरी आप कर पाए, सब कुछ अच्छे से रहा, तो 2099 तक केवल 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा, जो कि काफी खतरनाक होगा। फिर हाल ही में लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया नाम की जो बुक है उसको रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा अमिश त्रिपाठी हैं। जाने माने लेखक हैं ये अमिश त्रिपाठी और अभी इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। क्या नाम है इसका? लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया। बाकी काजुओ इशिगुरो के बारे में आप जानते ही होंगे, 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको और अभी इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। दिनयर पटेल, दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है और बायोग्राफी का नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और शोभा डे ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लॉकडाउन, पियर्सन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज बुक। फिर अभी जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विजय खंडूजा को। तो विजय खंडूजा, इनको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, इनका नाम याद रखना। बाकी संतोष झा, ये बेल्जियम में भारतीय राजदूत बने हैं। गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। और रविश कुमार, ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं। अच्छा, उच्चायुक्त और राजदूत, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में क्या अंतर होता है मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई इस वीडियो को या इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया है तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जनवरी से लेके अभी मिड जून तक, 15 जून तक, जितने भी आपके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त हुए हैं, उनका सेपरेट एक डेडिकेटेड ऑडियो बना दिया है, 6-7 मिनट का है। उसमें सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे ये अपॉइंटमेंट्स, तो आप जरूर सुन लेना। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। तो ये इसका कैपिटल है हरारे और यहाँ पे दो जो ऑफिशियली करेंसी यूज होती है वो है US डॉलर और RTGS डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा।
फिर है अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सेतुरमन पंचनाथन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सेतुरमन पंचनाथन, और अब ये अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी विक्रम पावह ये BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने हैं। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे, और अनमोल नारंग US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली पहली सिख महिला बनी है ये। फिर है जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कोविड वॉर्न। तो अभी जर्मनी ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है कोविड वॉर्न। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास जाता है या उसके पास कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है तो ये उसे चेतावनी दे देगा। इससे वो व्यक्ति सतर्क हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। आपको याद होगा इसी तरह का एक एप्लीकेशन भारत में भी लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका? आरोग्य सेतु नाम था। बाकी जो सहयोग है, ये पोर्टल है जो लॉन्च किया था सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी को कलेक्ट करने के लिए। और संयम एप्लीकेशन ये पुणे स्थित नगर निगम ने लॉन्च किया था क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए। और चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है MSME ने। बाकी जर्मनी की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल बर्लिन है। अच्छा याद रखना, जर्मनी की तो बर्लिन है, और बर्न किसकी है? बर्न स्विट्जरलैंड की है। जर्मनी की है बर्लिन, स्विट्जरलैंड की है बर्न। करेंसी इसकी यूरो है, और इसकी चांसलर है एंजेला मर्केल, और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर है अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक मास्क बनाया है? तो आंसर होगा पवित्र पति। तो अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर बेस्ड एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया है, और इस मास्क को पवित्र पति नाम दिया गया है। मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करके इसको बनाया गया है, जैसे कि नीम का तेल, हल्दी, चंदन, केसर, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको एक पॉइंट याद आता होगा। अभी इन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नाम का स्प्रे भी बनाया था, अनन्या। बाकी नौरक्षक, ये नाम आपने सुना होगा, इस नाम का PPE किट बनाया था किसने? भारतीय नौसेना ने। और जर्मी क्लीन ये डिवाइस DRDO ने बनाया था, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी वर्दी को, उनकी ड्रेस को क्लीन करने के लिए। फिर है अभी किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। तो झारखंड की जो सरकार है वो मनरेगा के तर्ज पर जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी, और झारखंड इस तरह की योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ये दूसरा होगा तो पहला कौन सा था? तो इससे पहले केरल भी मनरेगा के तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम को शुरू कर चुका है। भाई मनरेगा योजना क्या है, उसमें क्या होता है? तो वो बेसिकली एक रोजगार गारंटी योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो उसी तरह से ये जो योजना है ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए होगी। और झारखंड में इस योजना का नाम क्या रखा जाएगा? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। यहाँ पे श्रमिक का क्या मतलब हो गया? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। और मैंने आपको कहा था इससे पहले केरल में भी इस तरह की योजना शुरू हो चुकी है, तो वहां पे उस योजना का नाम क्या रखा गया था? AUEGS, यानी कि अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर अभी किसे ITF मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा निकी पूनाचा को। तो अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है, जिसमें भारत के निकी पूनाचा का नाम भी है। इनको ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में शामिल किया गया है। तो भारत से इनको चुना गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और भी चुने गए हैं लेकिन वो नाम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड हेगर्टी। डेविड हेगर्टी। फिर एक किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। ये जो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल है, इससे कहा जाता है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जिसका मतलब होता है थोड़ा खेलें थोड़ा पढ़ाई करें। तो अभी कोविड-19 के कारण स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, और अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें SMS के थ्रू जो पाठ्य सामग्री है वो मिल सकेगी। फिर है हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 12वें स्थान पर है। तो अभी अप्रैल एंड तक भारत के पास 157.4 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे, जिसके साथ भारत दुनिया में 12वां सबसे बड़ा अमेरिकी बॉन्ड धारक बन गया है। और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे जापान है, यानी कि जापान के पास सबसे ज्यादा
कितना 1266 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड है। फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे ब्रिटेन और भारत 12वें नंबर पे। फिर अभी आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। तो ये अनुष्का शर्मा लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो सिंपल सा आपको इनका नाम ध्यान रखना है। बाकी जो हमारे आयुष मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। इनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। अच्छा, मानुषी छिल्लर, अभी इनको adidas का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2017 का मिस वर्ल्ड रही थी 2017 में ये। उसके अलावा सानिया मिर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये। और अभी फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी थी ये। फेड कप जो होता है ये महिलाओं का टेनिस प्लेयर होता है और पुरुषों का जो टेनिस प्लेयर होता है उसे डेविस कप कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दिया मिर्जा की बात करेंगे, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर है अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को। हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है इसको। अच्छा, 23 जून को हम दो इंपॉर्टेंट डे और मनाते हैं। एक तो इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, और 23 जून को ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 23 जून को 3 दिवस। अच्छा, ओलंपिक से कुछ पॉइंट मैं आपको याद कराना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि अभी जो समर ओलंपिक 2020 में मनाया जाना था हमें, टोक्यो ओलंपिक जिसे आप कहते हो, ये अब तो 2021 में होगा। तो इसके जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, वो क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी, ये आपको याद रखने हैं। बाकी फिर अगला जो विंटर ओलंपिक होगा वो 2022 को होगा। वो कहाँ पे होगा? वो बीजिंग चाइना में होगा। और उसके शुभंकर भी आपको याद होने चाहिए, बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। फिर उसके बाद 2024 में जो समर ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। और उसके बाद जो विंटर ओलंपिक होगा वो 2026 में होगा, मिलान कोर्टिना इटली में होगा। तो कम से कम इतना आप याद रखें। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। फिर अभी भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो मनसुख मांडविया ने किया। जहाज रानी यानी कि शिपिंग और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री हैं ये मनसुख मांडविया, और इन्होंने अभी भारत के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन बेसिकली फिक्की के द्वारा किया गया और इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य क्या रहा? स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना। और ये भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, जिसमें वर्चुअल रूप से कारोबार होगा। अच्छा, वर्चुअल बार बार आ रहा है और मैंने आपको वर्चुअल का मतलब बताया भी था, अगर किसी को नहीं पता हो तो। देखो, सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। वर्चुअल मतलब होता है जो रियल में नहीं है, हम उसे वर्चुअल कहते हैं। और मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था, जैसे कि मिरर, यानी कि कांच के आगे आप देखते हो तो आपको फोटो दिखाई देती है मिरर के अंदर, तो वो आपकी रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? वो आपकी वर्चुअल है, क्योंकि जैसे ही आप ग्लास के आगे से हट जाओगे वो इमेज भी हट जाएगी। तो वो वर्चुअल है, काल्पनिक है। और अभी आप वर्चुअल काफी जगह सुन भी रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा, जैसे वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। मतलब वर्चुअल मीटिंग का क्या मतलब हो गया? मीटिंग मतलब जहाँ पे एक जगह मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं मिल रहे, सब अपने अपने ऑफिस में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीट कर रहे हैं, तो वर्चुअली मिल रहे हैं, असलियत में नहीं मिल रहे हैं। और कोविड-19 चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए ये वर्चुअल मीटिंगें की जा रही है। तब आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी प्रहलाद जोशी की बात करेंगे, ये हमारे कोयला मंत्री हैं। अभी इन्होंने सत्यभामा पोर्टल भी लॉन्च किया था। इनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक में है। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, मुरैना इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एचआरडी मंत्री हैं, हरिद्वार इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी युक्ति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। वैसे युक्ति 2.0 भी अभी इन्होंने ही लॉन्च किया है। फिर अभी किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने कह दिया है कि वो 1 जुलाई से बांग्लादेश से जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके शुल्क में 97% की छूट देगा, यानी कि 97 कम टैरिफ लगाएगा उन सभी प्रोडक्ट्स पे जो बांग्लादेश से चाइना में आ रहे हैं। और इससे होगा क्या? तो इसे बहुत ही कम दामों में बांग्लादेशी जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना में मिल सकेंगे, और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे 97% कम टैरिफ लगेगा वो लगभग होंगे 8256, ऐसा डेटा में बताया गया है।
फिर अभी भारत के किस मेट्रो स्टेशन पर उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन बनेगा जिसमें ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सुविधाएं होगी? तो आंसर होगा नोएडा में। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को शी मैन मेट्रो स्टेशन में बदलेगा और इसके बाद ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों के लिए विशेष सुविधाओं वाला उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन होगा। हालांकि ये शी मैन स्टेशन तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे केवल ट्रांसजेंडर ही जाएंगे, सभी यात्रियों के लिए खुला हुआ होगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर से भी आपको याद आता होगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खुलेगी? ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खुलेगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ। अभी एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या था? आयशा मुदगल। बाकी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन है, तो जोईता मोंडल है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर कौन है? तो पृथिका याशिनी है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर सोल्जर शाहिबी, SHABI, शाबी बोलेंगे इनको, शाबी। फिर एक किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के ब्रह्म मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ये मिशन जीरो योजना को शुरू किया है। और इस योजना में क्या होगा? 50 से ज्यादा डिस्पेंसरी वैन 2 से 3 सप्ताह के लिए मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों की जांच करेगी, क्योंकि आपको पता होगा वैसे भी सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे पूरे भारत में। तो सिंपल सा याद रखो, मिशन जीरो योजना ये शुरू हुई है महाराष्ट्र में। फिर अंटार्कटिका में खोजे गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? तो आंसर होगा द थिंग। एक्चुअली में 2011 में चिली के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी फुटबॉल के आकार का एक जीवाश्म की खोज की थी और इसे द थिंग नाम दिया गया था। अब आप सोचोगे 2011 की चीज हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी ये न्यूज में फिर से आया क्योंकि इस जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल, तो इसका पता लगा लिया गया है कि ये क्या है। तो ये एक नरम खोल वाला अंडा है जो 68 मिलियन वर्ष पुराना है। देखो कितना समय पुराना है, जो कि एक प्रकार के विलुप्त हुए समुद्री सांप या छिपकली का अंडा है। डायनासोर के जमाने का ये। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास 5 से 8 मिलियन साल पुराने हाथी का जीवाश्म यानी कि फॉसिल मिला है, जिसे स्टेगोडन कहा जाता है। ये हाथी का एक प्रकार है। फिर IFTAS ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा टी रविशंकर को। IFTAS मतलब इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, और इसी के चेयरमैन बन गए हैं टी रविशंकर। ये जो IFTAS है ना, ये RBI की पूर्व स्वामित्व वाली एक कंपनी है। और इसका काम क्या होता है? जो RBI हो गया या दूसरे जो बैंक हो गए या सहकारी समितियां हो गई या कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उसको महत्वपूर्ण सेवाएं देने का ये काम करती है। अच्छा, टी रविशंकर तो इसके चेयरमैन बन गए हैं। इसके अलावा ये जो N राजेंद्रन है ये इसके CEO बने हैं। बाकी सेतुरमन पंचनाथन अभी हमने पढ़ाई था, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने थे, और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। फिर किस राज्य की सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो बेसिकली महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए है ये। कैसे सपोर्ट किया जाएगा? तो देखो, गांव में आपको पता है बिजली चोरी वगैरह होती है, तो इसके लिए क्या करा जाएगा? स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर कोई घर या कोई व्यक्ति चोरी करता है बिजली की, तो अगर कोई महिला उसकी कंप्लेन करती है, उसकी शिकायत करती है, तो उसके बाद में जो भी उसका बिल बनेगा, जो भी फाइन लगेगा, उसका 10% उस महिला को दिया जाएगा जिसने चोरी पकड़ाई है। इसी के साथ अगर कोई नया कनेक्शन वो करवाती है तो उसका भी कुछ इंसेंटिव उनको मिलेगा। तो इस तरह से उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी और इससे दो फायदे हो गए, बिजली चोरी भी रुकेगी, महिलाओं को भी सपोर्ट मिल जाएगा। एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। बाकी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस पे बैन लगा दिया है। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की गई थी। और कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, अभियान आपको बताऊं तो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है यहाँ पे, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की गई यहाँ पे, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी, रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी, एक FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की गई थी। उसी तरह से मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेंगे, ऐसी भी घोषणा की गई थी। चरण पादुका पहल भी शुरू की गई थी। एक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की गई थी। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ था। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से मध्य प्रदेश अभी न्यूज में था। इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए और गवर्नर है लालजी दास टंडन।
फिर कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो आंसर होगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनके मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में ये शामिल हो गया है। तो ये जानकारी अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने दी है कि बीएसई 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ। बाकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एक अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले ही हुआ था ये, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? तो जयश्री व्यास बनी थी। बाकी इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन है, एमडी सीईओ है आशीष चौहान और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर अभी किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिला है? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्पेशल लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स बनाए हैं जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करते हैं। इसे मोस्टली एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार किया गया है। तो ये जो सूट होगा, ये जो गारमेंट होगा, ये उन्हें सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। मतलब ना तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगेगी, ना ज्यादा उन्हें सर्दी लगेगी। इसे आप काफी लंबे समय तक भी पहन सकते हो और इससे स्किन पर कोई जलन वगैरह, संक्रमण जैसी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। और इसी गारमेंट्स को बनाने के लिए इसरो को पेटेंट मिला है। पेटेंट मिलने का क्या मतलब हो गया? अब इन्होंने ये चीज बना ली, इनको पेटेंट मिल गया, तो अब सेम इसी तरह की चीज कोई नहीं बना सकता है। ये पेटेंट मिलने का मतलब हो गया। सेम इसी तरह से मतलब हो गया, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसको बनाने में, उनको यूज करके सेम इसी तरह की चीज बना करके कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये हमने बनाया है, ये उनका पेटेंट है। उनकी परमिशन से जरूर बना सकते हैं। जिस तरह से आपको एक एग्जाम्पल दूं मैं, लेज के जो चिप्स आते हैं, जिन आलूओं से वो बनते हैं, तो उन्हीं आलू को पैदा करके आप उसी तरह के चिप्स मार्केट में बेचोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पे उनका पेटेंट है, उन आलूओं पे उनका पेटेंट है। और इस तरह का एक केस भी आया था, करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। गुजरात में कुछ किसानों ने उस तरह के आलू को पैदा कर लिया था, तो उस पे केस लगा दिया था लेज वालों ने कि भैया ये हमारा पेटेंट है, समझे, इनको आप नहीं उगा सकते हो बिना परमिशन के। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इसमें होगा क्या, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और उसी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। और इसके लिए राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब बहुत कम पैसों में ये खाना, ये भोजन अवेलेबल होगा। अभी पैसे डिसाइड नहीं किए गए हैं कि कितना होगा, लेकिन जो भी होगा कम में ही होगा। मेन इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखो अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पहले थी वसुंधरा सरकार, बीजेपी की सरकार। तो उस समय एक योजना चला करती थी यहाँ पे, अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता था और 5 रुपए में नाश्ता मिलता था। तो कांग्रेस सरकार आई तो उस योजना को बंद कर दिया और अब उसी की तरह की ये योजना वो चला रही है, जिसका नाम क्या रखा है? बस इंदिरा रसोई योजना। बात तो वही है, मकसद तो वही है। अच्छा, रसोई योजना से कुछ आपको पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैसे कि लॉकडाउन के समय गरीबों को खाना खिलाने के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो वो भी आप ध्यान रखना। फिर अभी किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं ये वसीम जाफर, और इन्हीं को अभी उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी सौरव गांगुली अभी बीसीसीआई के ये 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? ये JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ। और ऋषभ पंत से याद रखना, ये JSW स्टील के बने थे। दोनों में साथ साथ आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो सकते हो आप। JSW सीमेंट के तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री बने हैं, अभी लेटेस्ट है, 2-3 दिन पहले ही। और अभी ऋषभ पंत ये JSW स्टील के बने थे। MS धोनी ये पोकर स्टार के, जो कि एक ऑनलाइन ताश का गेम होता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर अभी किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनके लिए ये KBL माइक्रो मित्र नाम से नई सुविधा शुरू की है कर्नाटक बैंक ने। अब इसमें क्या होगा, तो छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यवसायियों को, उनको 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल मदद मिल पाएगा इसके थ्रू। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी इसने अपनी लोन प्रक्रिया को, लोन प्रोसेसिंग को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है। ICICI बैंक अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी इसने। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है ये। कर्नाटक बैंक की बात कर लेते हैं तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। एक तो इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में और MD CEO इसके महाबलेश्वर MS है। अभी इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया था, पुनः नियुक्त किया गया था।
फिर अभी कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों वाले यानी कि यूनिट्स के रूप में रेल डब्बों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देश में सबसे पहले यूपी के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर ये कोविड कोच तैनात किए गए हैं और इस तरीके से कोविड-19 के मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बन गया है यूपी। और यूपी से एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिजन परीक्षण यानी कि एंटीजन टेस्ट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है ताकि कोविड-19 की जल्दी जल्दी जांच हो सके। यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे तो कई बार डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको बता चुका हूं, तो याद रखो। एक तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था आपका यूपी। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था यूपी, गूगल के साथ मिलकर के। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना है यूपी। और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी बना है यूपी। उसके अलावा सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला पहला राज्य भी बना है देश का यूपी। उसके अलावा और किस मामले में उत्तर प्रदेश अभी पहले नंबर पे था? हाँ, एक पॉइंट क्या था? हाँ, मनरेगा। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बन गया है यूपी। अभी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा मिल गया है, ये भी याद रखना। बाकी तो आप जानते ही हो, कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो आपके रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र यही है, इसका कैपिटल लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर कौन सा देश शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने ये घोषणा कर दी है कि वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। अच्छा, इस संधि में होता क्या है? तो इसके जो सदस्य देश होते हैं उनको ये रिकॉर्ड रखना होता है, ये रिकॉर्ड बताना होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कितने हथियारों को, कौन से हथियारों को किन देशों को या समुदायों को बेच रहे हैं। तो बेसिकली इससे हथियारों के व्यापार पर रोक लगती है, मतलब जो इलीगल या जो गलत हथियारों की बेच खरीद है उस पर रोक लगती है। और इसका उद्देश्य भी यही है, दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना। और लास्ट टाइम आपको याद होगा 2019 में अमेरिका ने कहा था कि वो इस संधि को छोड़ देगा। क्या भारत इसका मेंबर है? भारत इसका मेंबर नहीं है। फिर अभी कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा सर्बिया। तो सर्बिया यूरोप का पहला देश बना है, ध्यान से सुनना, जिसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपना राष्ट्रीय चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अच्छा, मैंने आपसे क्यों कहा ध्यान से सुनना? क्योंकि ये यूरोप का पहला देश बना है। दुनिया में पहला देश आपका कौन सा बना था? फिर अप्रैल में हम लोगों ने पढ़ा था, कोरोना महामारी में नेशनल इलेक्शन करवाने वाला पहला देश बना था साउथ कोरिया। सर्बिया की बात कर ले। अच्छा, सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर को पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नोवाक जोकोविच, आपने नाम सुना होगा, अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी है सर्बियन दिनार और इसके प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर व्यूकिक। और बेलग्रेड से आपको याद होगा 2021 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी ये सर्बिया के बेलग्रेड में ही होगी, जो पहले भारत में होने वाली थी। फिर किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो अभी आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और वहां के रिसर्चर्स ने मिलकर के एक स्वदेशी रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, उसको डेवलप किया है। तो इस चिप को बेसिकली मोबाइल फोन या जो भी आपका नेविगेशन सिस्टम या डिवाइसेस होती है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे लोकेशन की जानकारी या मार्ग वगैरह रास्तों को खोजने में यूज किया जा सकेगा। तो ये जो है ये भारत के नेविगेशन उपग्रह से प्राप्त संकेतों के जरिए जानकारी देगा। बाकी आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया और आयु सिंक जो कि एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है उसको भी इसने बनाया था। बाकी आईआईटी कानपुर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। आईआईटी गुवाहाटी फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया था और आईआईटी रोपड़ वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था इन लोगों ने। और एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, खास तौर पे नए स्टूडेंट्स को अगर कोई देख रहे हो तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस आईआईटी ने अभी कौन सा पोर्टल या कोविड-19 में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऑडियो मैंने बना दिया है जिसमें जनवरी से लेकर 15 जून तक जितने भी आईआईटीज आपके रहे हैं न्यूज में, चाहे किसी ने पोर्टल लॉन्च किया हो, चाहे कोई डिवाइस बनाई हो, चाहे कोई एप्लीकेशन बनाया हो, वो सब हमने कवर कर लिए। उसमें मुश्किल से 6-7 मिनट का ऑडियो होगा और सारे के सारे आईआईटीज आप एक साथ कवर कर लोगे उसमें। तो वो नहीं सुना तो सुन लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईआईटीज ऑडियो रिवीजन करके।
फिर है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा अमेरिका में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वायु। वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। और $50 लाख के बजट के साथ इसे लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। अच्छा, अमेरिका से एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। अभी अमेरिका ने गीता पासी को इथोपिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, नियुक्त तो अमेरिका ने किया है, वो भी इथोपिया में। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय मूल की है, गीता पासी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनका नाम। फिर अभी प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो असम की सरकार ने राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं उनको वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में क्या होगा? एक तो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो उस समय जो फीस लगती है वो आपकी माफ कर दी जाएगी। मुफ्त में आपको किताबें दी जाएगी, आपकी ड्रेस वगैरह अगर कुछ होती है तो वो आपको मुफ्त में दिया जाएगा, या जो भी आपके आवश्यक वस्तुएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ₹1000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको ₹2000 देगी सरकार, ताकि वो अपनी किताबें वगैरह खरीद सकें। साथ ही एजुकेशन लोन वगैरह आप लेते हो तो ₹50,000 तक की सब्सिडी आपको देगी सरकार, ताकि इस कोविड-19 के समय में परिवार वालों की मदद हो सके। बाकी असम की बात करेंगे, कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ की गवर्नर हैं, और यहाँ की चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। अभी आपको याद होगा असम में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे जो अंबुबाची मेला लगता है, इस बार इसे रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण, और इतिहास में पहली बार हुआ है जब इसको रद्द करना पड़ा। बाकी आपको असम में मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब मिलेंगे। और इसी साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। फिर है अभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, सेहत के लिए योग, घर पर योग। आपको पता है हर साल 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। तो आप देख सकते हो ये इसका 6वां संस्करण था। और थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, सेहत के लिए योग, घर पर योग, ये आपको याद रखना है। और पूरे विश्व में तो इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और आयुष मंत्रालय ने भारत में इसकी थीम क्या रखी है? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो ये दोनों थीम आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड लेवल पे जो थीम रही है, जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड की है, वो तो ये है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और भारत में आयुष मंत्रालय ने जो बताई है वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मैंने आपको दोनों बता दिया। अच्छा, चलो आप लोग मुझे बताओ कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 के इवेंट के लिए किस शहर को चुना गया था? तो आपको पता होगा लेह लद्दाख में होना था ये, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। और 21 जून को याद रखना, वैसे आपको पता होगा इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। और योग से एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन भी शुरू किया था। तो 21 जून को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। वैसे 21 तारीख को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये 21 जून को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम रही थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। उसके अलावा 21 तारीख को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? ये पृथ्वी पर पानी और जल भंडारण का नाप, खोज और उसका विवरण देता है। और इसकी थीम रही थी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। फिर पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इस्लामाबाद में, और ये एक कृष्ण मंदिर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बाकी पाकिस्तान से 2 नाम आप और याद रखो। एक तो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका नाम है राहुल देव। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी, ये सुमन कुमारी बनी थी। ये पिछले साल बनी थी, लेकिन आप एक साथ याद रखो, याद रहेंगी। प्रश्न की कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। आपको बताना है ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ये किस राज्य में पड़ता है? तो आराम से आप इसका आंसर दे पाओगे, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। अच्छा, इसी कुशीनगर से आपको एक और पॉइंट याद आना चाहिए। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बनेगी? ये उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में ही बनेगी। उत्तर प्रदेश से और भी पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, गूगल के साथ मिल करके। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश। उसी तरह से कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश।
और अपने सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अभी इसने बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी अभी मिला है। और उत्तर प्रदेश का ही एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो पहला सरकारी अस्पताल बन गया है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। अच्छा, वैसे प्लाज्मा थेरेपी से अभी काफी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे आगे आपको बताता जाऊंगा, तो आप नोट करते जाना एक ही जगह पे। बाकी अभी उत्तर प्रदेश ने प्रवासन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की भी स्थापना की है। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। जन सुनवाई पोर्टल को भी लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश अपनी 800 किलोमीटर की सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में बदलेगा। मतलब जो 800 किलोमीटर की सड़क है उसके दोनों ओर में पेड़ लगाए जाएंगे, हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। और एक और पॉइंट याद रखो, अभी उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में जो आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं उनमें रखने वाला पहला राज्य बन गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी पहले तो ये बताओ उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अभी आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस मिला है? तो याद रखना मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम लालजी दास टंडन है लेकिन उनका इलाज चल रहा है, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। फिर है हाल ही में जारी दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पे रहा है? देश टॉप पे रहा से मतलब क्या हो गया, किस देश का सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा जापान। और जापान के उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। फुगाकू। और इसको टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। और 2011 के बाद जापान के किसी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। और ये लिस्ट जारी किसने की है? तो द गार्जियन ने ये लिस्ट जारी की है। इसकी जो स्पीड होगी वो एक सामान्य नॉर्मल कंप्यूटर जो आप और हम यूज करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा है। जापान की बात करेंगे तो एक तो याद रखो कैपिटल इसकी टोक्यो है। आपको पता है इस साल टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे जो कि समर ओलंपिक था, लेकिन अब वो अगले साल होगा। करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और जापान से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? तो जापान को ही कहते हैं। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। इसके अलावा जापान से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो अभी न्यूज में थे, ध्यान से सुनना। जापान की एक टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है नाओमी ओसाका। तो अभी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की जो सूची आई थी उसमें ये टॉप पे रही थी महिलाओं की सूची में। और आपके लिए प्रश्न बन जाता है यहां से कि पुरुषों की सूची में कौन टॉप पे रहे थे? खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया था और हमारे मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से अभी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इस साल के जनवरी में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे था जापान और भारत उसमें 84 नंबर पे था। और जनवरी में ही हमने जापान के साथ सहयोग काजिन नाम का एक एक्सरसाइज भी किया था। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो आपको जापान से याद रखने। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? भारत तीसरे नंबर पे है। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार ये बताया है कि भारत 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चाइना और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है और तीसरे पे भारत। अच्छा, ये क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या हो गया? तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी हमें ये बताता है कि दो देशों की करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर जो है वो संतुलन में है यानी कि इक्विलिब्रियम है जब उन दोनों देशों में उनकी परचेजिंग पावर सेम है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल से समझो। जैसे कि एक यूएस डॉलर आप मान लो कितने रुपए होते हैं? 75 रुपए होते हैं अभी मान के चलो। तो आप $1 में यूएसए में जितना दूध खरीदोगे तो उतना ही दूध आपको भारत में मिलेगा 75 रुपए पे। बात आपको समझ में आ रही है? हमने कहा $1 75 रुपए के बराबर है। तो $1 में जितना आप लीटर मिल्क खरीदोगे यूएसए में उतना ही लीटर मिल्क आपको भारत में मिलेगा 75 रुपए में। तो ये इसका मतलब हो गया।
फिर है किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा है कि राज्य की जितनी भी 3226 पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है ताकि जनता अलग अलग सेवाओं को ऑनलाइन यूज कर सके, उनका लाभ उठा सके। जैसे परिवार रजिस्टर, जन्म पंजीकरण, मृत्यु और विवाह पंजीकरण, इनमें से आपको कुछ भी कराना हो आप ऑनलाइन करा सकते हो घर बैठे बैठे। तो सिंपल से आपको याद रखना है किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? देखो उसकी दो कैपिटल है। अगर आपसे पूछते हैं समर कैपिटल क्या है तो शिमला है। अगर आपसे पूछते हैं विंटर कैपिटल क्या है तो धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने निगाह प्रोग्राम भी शुरू किया था। इसमें क्या था, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो उनके परिजनों को शिक्षित करा गया था कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना। ये तो निगाह प्रोग्राम है। एक निगाह एप्लीकेशन भी है जो कि आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी इलेक्शन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फिर है किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा गुलाबबाई संगमनेरकर को। तो ये लोक कलाकार हैं गुलाबबाई संगमनेरकर और इन्हीं को वीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है और इन्हें ये सम्मान 2018-19 वर्ष के लिए दिया जाएगा। अब ये एक और नाम है। इसके अलावा एक थिएटर कलाकार है मधुवंती दांडेकर, इनको भी अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार से सम्मानित करेगी महाराष्ट्र की सरकार। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना। बात महाराष्ट्र की है तो कैपिटल इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे तो उनका नाम भी याद रखो, दीपांकर दत्त नाम है। याद रखना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही बना था। उसके अलावा अभी मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा मुंबई। दुनिया में ये 60वें नंबर पे है और टॉप में मतलब सबसे महंगा दुनिया में कौन सा शहर है? हांगकांग है। और अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। फिर अभी किस राज्य में वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम शुरू की गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और इसका तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई है, दो चीजें आप याद रखो। अगर किसी भी योजना के आगे वाईएसआर लगा होता है तो वो आपकी कहां की होगी? आंध्र प्रदेश की होगी। इसी तरह से एक और याद रखो, किसी भी योजना या अभियान के आगे अगर मो लगा हुआ हो, मो, तो वो होगी आपकी उड़ीसा की। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट आंसर लगा पाओगे। बाकी अगर इस वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम की बात करेंगे तो ये क्या है? तो इस योजना में गरीब और योग्य कापू, तेलग, बलिजा और ओंटरी समुदाय की जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच में है, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इनको हर साल 15,000 रुपए के हिसाब से 5 साल तक रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल कितने दे दिए? 15 × 5 75,000 रुपए दिए जाएंगे। हर साल 15,000 रुपए 5 साल तक देंगे कंटिन्यू। आंध्र प्रदेश से याद रखो, देखो वर्तमान में इसकी कैपिटल हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे खुला है? तो ये आंध्र प्रदेश में खुला है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है आपके। उसके अलावा कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के मामले में टॉप पे रहा था पश्चिम बंगाल। अभी आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में आपका भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन रहा है और आपके देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश में बना है। कुछ योजनाएं भी मैं आपको रिकॉल करा दूं, जैसे कि रायतू भरोसा योजना, अम्मा वोडी योजना। अच्छा, रायतू भरोसा योजना तो आपकी है आंध्र प्रदेश की, रायतू बंधु योजना ये आपकी तेलंगाना की है। ये डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस छोटा सा है लेकिन गलती करा सकता है। उसके अलावा अम्मा वोडी योजना शुरू की थी, नेस्तम नेस्ता योजना शुरू की थी, नवरत्न नालू पेदलंद रिखी इलू योजना शुरू की थी और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदुड़ू योजना ये भी आपके आंध्र प्रदेश की है। तीनों के आगे जगन्नाथ 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 आ रहा है और इनके मुख्यमंत्री का नाम भी क्या है? जगन मोहन रेड्डी। तो ऐसे याद रख लो, ये यहाँ की है।
फिर किस भारतीय को 45वें TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा अनुराग कश्यप को और प्रियंका चोपड़ा को। या अनुराग कश्यप ये फिल्म मेकर है और प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है, आप जानते ही हो। तो दुनिया भर में फिल्मों के लिए फेमस टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन होने वाला है और इसके लिए अभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 2 भारतीय हैं, एक तो है प्रियंका चोपड़ा और एक है अनुराग कश्यप। ये साल सितंबर में होगा। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खून की मांग यानी कि खून को ऑर्डर करने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ई ब्लड सर्विस। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने ही ये ई ब्लड सर्विस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो जैसे कि अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए 4 यूनिट तक ब्लड की मांग कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम ने बनाया है और इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बनवाया है। आपको साथ में याद रखना है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी आपके यही हैं, हर्षवर्धन। अच्छा, ब्लड से याद आना चाहिए आपको एक क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं? याद रखो 14 जून को मनाते हैं और इस बार की थीम क्या रही थी? सेफ ब्लड सेव लाइव, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। फिर हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में 2019 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़े हैं? तो आंसर होगा 14%। तो हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं ये हर्षवर्धन जी, इन्होंने ही अभी एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 को जारी किया है, जिसमें बताया है कि 2019 में टीबी के रोगी लगभग 24.04 लाख थे, जो कि 2018 के मुकाबले 14% बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। साथ में आपको 2 चीजें याद रखनी है, वर्ल्ड लेवल पे टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030, लेकिन भारत में ये जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का वो है 2025 तक का। पर ये जो रिपोर्ट है ये 2020 के नाम से जारी की गई है, डेटा 2019 का है, ये ध्यान रखना। इन सब के अलावा टीबी को रोकने में किस राज्य ने अच्छा काम किया है, इसकी रैंक भी रिलीज की गई है। ये 2 कैटेगरी में है। 50 लाख से कम पॉपुलेशन में बात करेंगे तो टॉप राज्य रहा है आपका त्रिपुरा, और 50 लाख से ज्यादा में बात करेंगे तो गुजरात टॉप पे रहा है। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी इट्स टाइम। और जो हमारा टीबी कैंपेन है उसका स्लोगन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या है टीबी कैंपेन का स्लोगन, नारा? टीबी हारेगा देश जीतेगा। फिर है ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी मेक इन इंडिया के तहत टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए व्हीकल माउंटेड ULV स्प्रेयर तैयार किया गया है। यहाँ पे ULV का मतलब है अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और इसकी टेस्टिंग राजस्थान के बीकानेर अजमेर वाले क्षेत्र में की गई है, जो कि सफल रही है। और इसी तरीके से भारत ड्रोन के जरिए लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डियों का जो हमला होता है उसको कंट्रोल करने वाला पहला देश बन गया दुनिया का। अच्छा, ड्रोन से एक और पॉइंट याद रखना, अभी HDFC एर्गो ने देश का पहला ड्रोन कवर शुरू किया है। मतलब अगर आपके पास ड्रोन है, आप ड्रोन चलाते हो और अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो या किसी को चोट पहुंचाते हो तो इसी के लिए थर्ड पार्टी कवर की सुविधा दी जाएगी। 10 लाख रुपए तक का इसमें आप कवर ले सकते हो। फिर किस शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू हुआ है? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी पुणे के एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। तो इसमें होगा क्या? तो जो कस्टमर होंगे वो खुद अपने हाथों से पेट्रोल या डीजल भरेंगे अपनी गाड़ियों में, और तेल भरने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज भी करेंगे और बाद में भी सैनिटाइज करेंगे। और इस तरह से पुणे का ये पेट्रोल पंप आत्मनिर्भर मुहिम में शामिल हो गया। फिर अभी किस बैंक ने वीडियो KYC सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। तो अभी ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ये वीडियो KYC सर्विस शुरू की है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। एक्चुअली में जब आप बैंक में नया खाता खुलवाने के लिए जाते हो, नया अकाउंट खुलवाते हो, तो KYC करना आवश्यक होता है। तो अभी तक क्या होता था, जो कस्टमर्स होते हैं उनको KYC करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने घर में बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू कुछ ही मिनटों में KYC करवा सकते हैं। और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और बैंक वगैरह में भीड़ भी नहीं जमा होगी। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट खोलने या पर्सनल लोन लेने वाले लोगों के लिए वीडियो KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है ये ICICI बैंक। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप हमारा पढ़ते होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक बना है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन वो सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों के लिए है। फिर से अंतर समझो, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उस मामले में वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक आपका कोटक महिंद्रा बैंक है।
लेकिन अगर सैलरी अकाउंट या पर्सनल लोन के मामले में बात करेंगे तो वीडियो केवाईसी सुविधा देने वाला पहला बैंक आपका आईसीआईसीआई बैंक है। अंतर आपको समझ में आ गया। आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट के मामले में भी वीडियो केवाईसी दे रहा है, लेकिन ये पहला बैंक नहीं है सेविंग अकाउंट वाले में। अंतर को समझना बिल्कुल बारीकी से। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। अच्छा, आईसीआईसीआई मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी है। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा भी शुरू की थी और एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की है। फिर अभी किस देश के कराटे संघ की मान्यता को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी विश्व कराटे संघ ने कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मान्यता को समाप्त कर दिया। एक्चुअली में 2019 में जो चुनाव हुए थे यहाँ पे, उस समय कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों का उल्लंघन किया था। उसी कारण से अब इसकी मान्यता को रद्द कर दिया। यहाँ से एक और पॉइंट याद रख लो, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो एस्पिनोस, ये भी स्पेन से है। फिर अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। अब इस योजना में क्या होगा? तो जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनको पौष्टिक किट दिए जाएंगे ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अखिल अब्दुल अहमद कुरैशी, अखिल कुरैशी कह दो। बाकी अभी त्रिपुरा सरकार ने ही प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को भी शुरू किया है। उसके अलावा एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क को भी शुरू किया है और एक नेबरहुड क्लासेस भी शुरू की थी त्रिपुरा सरकार ने। और यहीं पे ही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना भी शुरू हुई थी। यहाँ के 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। एक तो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक है राजबरी नेशनल पार्क, ये भी याद रखो। फिर है रनवे के दोनों छोर पर, यानी कि दोनों किनारों पर, दोनों एंड पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेंगलुरु का है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपने रनवे के दोनों और किनारों पर इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है ये। इसके अलावा यहाँ पे 4 दृष्टि ट्रांसमीसोमीटर भी लगाए गए हैं जिनसे रनवे विजिबिलिटी रेंज को मापने में मदद मिलती है। अच्छा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी न्यूज में रहा था, कुछ कारण से मैं आपको बताता हूँ। एक तो अभी इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा भी यही बना था, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये 3 पॉइंट अभी हमने करंट अफेयर्स में देखे थे, तो ये आप याद रखना। उसके अलावा कुशीनगर एयरपोर्ट ये हम देख ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश का है ये, और अभी इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, और ये न्यूज में क्यों था? सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया ये। और कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जानते हो केरल का है, और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है ये। फिर है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो आंसर होगा क्लेयर कोनार। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है ये क्लेयर कोनार, और अभी ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष होंगी। एक्चुअली में अभी जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं कुमार संगाकारा, उन्होंने ही क्लेयर कोनोर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। देखो, वैसे तो जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष का पद होता है वो 1 साल के लिए होता है। पिछले साल श्रीलंका के जो पूर्व कप्तान है कुमार संगाकारा, वो इसके अध्यक्ष बने थे, और उनसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। और अभी इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब अगली जो अध्यक्ष बनेंगी वो ये होंगी क्लेयर कोनोर, जो कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होंगी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वोल्कान बोजकिर 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने, कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, और थियरी डेलापोर्ट विप्रो की एमडी सीईओ बनी है। फिर है ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर के 2023 में जो महिला फुटबॉल विश्व कप होंगे उसकी मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के साथ। तो पहले तो ये याद रखो कि 2023 में आपके होंगे ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, और उसकी मेजबानी करेंगे 2 देश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा, 2023 में ही आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी होंगे। पहले ये 2021 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2023 में होंगे। अच्छा, यूथ गेम से एक प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स
यानी कि 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स ये आपके होंगे 2021 में। कहाँ पे होंगे? बहरीन में होंगे। और यहाँ पे अगर पैरा हम हटा दें तो क्या बन जाएगा? एशियन यूथ गेम्स। और ये कहाँ पे होंगे? ये चाइना के शांटाओ में होंगे 2021 में ही। और 2021 में ही आपके पुरुषों का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी होगा जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। और 2021 में ही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी जो कि स्पेन में होगी। बाकी देखो फुटबॉल की बात है तो जो फीफा आपको याद आएगा, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये आपके 2021 में भारत में होंगे। एक तो ये याद रखो। फीफा की जो फुल फॉर्म होती है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। फिर 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें हर दिन 500 टन कचरे को डिस्पोज किया जाएगा, यानी कि उसका निपटान किया जाएगा। और इस प्लांट में कचरे से खाद बनेगी, साथ में सीमेंट कारखानों के लिए ईंधन भी मिलेगा और तो और 6 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस की जाएगी। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पे 100% कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो ही गए, गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है रायपुर में और नया रायपुर में। देखो अभी नया रायपुर न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसका नाम बदल करके अटल नगर हो गया और रायपुर इसकी कैपिटल है, उसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ही रोजगार संघी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रखना। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल भी लॉन्च किया है। उसके अलावा होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट योजना भी शुरू की है। और अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ की पुलिस से एक और पॉइंट याद रखना, अभी छत्तीसगढ़ के जो पुलिस कर्मी है उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की गई थी। अच्छा, यहाँ से 2-3 नेशनल पार्क काफी एग्जाम में पूछे जाते, जैसे तो इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखो, एक टिंगर वैली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है और एक सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये तो अभी न्यूज में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। फिर है #MeToo नाम की बुक को लॉन्च किया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है? आंसर होगा करणपुरी। तो लेखक हैं ये करणपुरी और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है #MeToo अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो इस बुक में कुछ मशहूर हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के अंधेरे रहस्यों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा कभी न बताए गए राज और कुछ विचारों को साझा करती है ये बुक। उसके अलावा हमेशा जब भी बुक की बात आती है ये नाम मैं आपको बताता हूँ, काजुओ इशिगुरो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? क्लारा एंड द सन, जो कि अगले साल मार्च में लॉन्च की जाएगी। और काजुओ इशिगुरो 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इनकी इस बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था काजुओ इशिगुरो ने। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछने वाला हूँ। 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? पीटर हैंडके। ये आपको पता होने चाहिए। हर क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम आप याद रखो, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये याद रखो भैया, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। बाकी JK रॉलिंग हैरी पॉटर सीरीज लिखी है इन्होंने और अभी इनकी नई बुक आई है जिसका नाम है द इकाबोग। और अमिश त्रिपाठी ने भी एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग वू सर्व्ड इंडिया। फिर किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा संगीता चानू को। तो भारत के लिए 2 बार इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये एक भारतीय वेटलिफ्टर है और अब इनको 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब 2018 का अब क्यों मिल रहा है इतना लेट? तो मैंने आपको बताया था, एक्चुअली 2018 में इनके ऊपर डोपिंग के आरोप लगे थे, इसीलिए उन्हें तब नहीं दिया गया था, पर अब उन पे डोपिंग के आरोप हटा दिए गए हैं, तो अब इनको ये सम्मान मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अब जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा ना, अब आप लोग तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हो, कुछ स्टूडेंट्स अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते होंगे तो उन्हें याद है क्या लगेगा? 2018 का प्रश्न है जो अब
जाकर के पूछ लिया 2 साल पहले का प्रश्न, ये तो कतई नाइंसाफी है। तो ये 2 साल पहले का नहीं है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है। तो अगर आप अपडेटेड रहते हो तो उसी का यही बेनिफिट है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं रहते हैं उनको यहाँ पे मात दे सकते हो आराम से। अच्छा, संगीता चानू, एक और चानू नाम आपको याद होगा, मीराबाई चानू, वो भी वेट लिफ्टर है और वो भी मणिपुर से हैं। वैसे मणिपुर से और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, ये भी मणिपुर से हैं। एक सरिता देवी नाम भी आपने सुना होगा, वो भी बॉक्सर हैं, वो भी मणिपुर से हैं। अच्छा, वेट लिफ्टर हैं ये संगीता चानू, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, हंगरी बुडापेस्ट में है। फिर है, अभी किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस गोधन न्याय योजना को शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा, तो हरेली पर्व पर इसको शुरू किया जाएगा। ये जो हरेली पर्व है इसे हरियाली भी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। और इस योजना का मेन उद्देश्य यही है, पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना। साथ में मवेशियों के द्वारा जो खुले में चराई होती है, खेतों में घुस जाते हैं, चराई करने लगते हैं किसी की भी खेतों में घुस करके, उसको रोकना। सड़कों में आपने देखा होगा जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनकी समस्या को हल करना। और इसी के साथ पशुधन मालिकों से गाय के गोबर को भी खरीदा जाएगा ताकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ मिल सके। तो सिंपल सा याद रखो, पशुधन न्याय योजना ये है आपके छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं। फिर है, हाल ही में जारी स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा, भारत 77 नंबर पे है। तो अभी स्विस नेशनल बैंक ने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 नाम से रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत 77 नंबर पे है, 77वें स्थान पर है। और ये 2019 के डेटा के हिसाब से है, क्योंकि 2018 में भारत 74 नंबर पे था। भारत 77 नंबर पे है, उसका मतलब ये हो गया कि स्विस बैंक में जितना पैसा है उसमें भारतीयों का जो हिस्सा है वो मात्र 0.06% है। और इसी के साथ भारत 77 नंबर पे है। टॉप पे कौन है, टॉप पे ब्रिटेन है 27% हिस्से के साथ। स्विस नेशनल बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। फिर अभी नासा ने अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो नासा का जो वॉशिंगटन डीसी में जो हेडक्वार्टर है उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। कौन है ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर है। अच्छा, नासा नाम बदल रहा है तो इससे कुछ याद आ रहा होगा आपको, नैन्सी ग्रेस रोमन याद आया। नासा ने अपने नए टेलीस्कोप जिसका नाम है W1 उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा था, ये हमने पढ़ा भी था। उसके अलावा केथी सुलेवान का नाम भी न्यूज में था, क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है ये। फिर एक केथी लॉयडर्स नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की पहली महिला प्रमुख बनी है ये। और अभी पहली महिलाओं से एक और नाम हमने पढ़ा था, क्लेयर कोनूर का। ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी, ये नाम भी याद होना चाहिए। नासा की बात कर ले, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की भी 1958 में हुई थी स्थापना। और नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो गया और इसके अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा, नासा से एक प्रश्न और बताता हूं आपको। अभी नासा ने रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से भी सम्मानित किया था। और गाइज हम आगे तो बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया गया आपने, चेक करो एक बार। यहाँ लाइक का बटन होता है, तो इसको लाइक करते हुए जरूर चलें, लास्ट का इंतजार न करें। वीडियो अच्छा ही होगा, कंटेंट अच्छा ही लेकर के आया हूँ, मेहनत से बना रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, लाइक बटन को प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। अच्छा, ये सर्वे किसने किया, विजडन इंडिया ने एक्चुअली पोल कंडक्ट करवाया था, जिसमें राहुल द्रविड़ को सचिन से 52% ज्यादा वोट मिले हैं। और इसी के साथ राहुल द्रविड़ अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। राहुल द्रविड़ से आपको याद होगा 2019 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड भी इनको बनाया गया था और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 5वें भारतीय बने थे। इनके बाद 6वें भारतीय कौन बने थे, सचिन तेंदुलकर बने थे। वैसे सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। बाकी सौरव गांगुली ये वर्तमान में बीसीसीआई के 39 नंबर के अध्यक्ष हैं और अभी इनको टोक्यो ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। बाकी एक और पॉइंट याद रखो इनसे, अभी JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये सुनील छेत्री के साथ मिलकर। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सेंचुरी इज नॉट इनफ। बाकी वसीम जाफर ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने हैं।
फिर अभी किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। अब इसमें होगा क्या? जैसे आप 50 करोड़ या उससे ज्यादा का निवेश करना चाहते हो, महाराष्ट्र में कोई कंपनी लगाना चाहते हो, तो आपको आश्वासन पत्र के साथ साथ कई डिपार्टमेंट से, कई विभागों से जो परमिशन लेनी होती है उसमें छूट मिलेगी और बाकी विभागों से 30 दिन के अंदर अंदर आपको मंजूरी भी मिल जाएगी। यही इस योजना का उद्देश्य है कि आओ यहाँ पे आके निवेश करो, आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। बाकी महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। और अभी एक और पॉइंट याद रखना, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने थे संजय कुमार। फिर अभी एमएसएमई डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जून को। तो 2017 के बाद हर साल इसे 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई डे के रूप में। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। अच्छा, हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। वैसे इनके पास एक और मंत्रालय है, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। और अभी एमएसएमई से एक और प्रश्न बना था कि इसके सेक्रेटरी सचिव कौन बने थे? अरविंद कुमार शर्मा बने थे। अच्छा, एक और डे हमारा छूट गया, ये 25 जून वाला। 25 जून को हमने सी फेयरर डे के रूप में मनाया था। एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? सी फेयरर आर की वर्कर्स। फिर अभी हाल ही में स्टार्टअप जिनोम के द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी स्टार्टअप जिनोम ने द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट 2020 जारी की है और इस लिस्ट में उन अच्छे शहरों को शामिल किया गया है जहां के स्टार्टअप्स ग्लोबली यानी कि वैश्विक लेवल पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें टॉप 30 में एकमात्र भारतीय शहर रहा, वो है बेंगलुरु। 26वें नंबर पर आई है। उसके बाद दिल्ली 36वें नंबर पे है, 36। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली। अच्छा, इसके अलावा टॉप 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स रैंकिंग में मुंबई पहले स्थान पे रहा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, इकोसिस्टम रैंकिंग से आपको कुछ याद आया होगा। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्टअप ब्लिंक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 जारी की थी, जिसमें भारत कितने नंबर पे था? 23 नंबर पे था और टॉप पे यूएसए था। तो वो भी ध्यान रखना। फिर अभी किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो आंसर होगा लिवरपूल ने। तो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है ये लिवरपूल और इसी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। याद रखना, लिवरपूल इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। बार्सिलोना की बात करेंगे तो ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है और जो लियोनेल मेसी है वो इसी की तरफ से खेलते हैं। ला लीगा ये एक लीग है और आपको याद होगा रोहित शर्मा को भारत में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और रियल मैड्रिड ये भी एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। फिर किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो रशिया का जो एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है उसने ये घोषणा की है कि वो 2023 तक पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर लेकर के जाएगा। और इसके लिए एनर्जिया ने अमेरिका की एक अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी जिसका नाम है स्पेस एडवेंचर्स, उसके साथ भी समझौता किया है। अच्छा, रशिया से एक और पॉइंट याद रखना, अभी रशिया ने आभासी यानी कि वर्चुअल रशिया इंडिया चाइना समिट की भी मेजबानी की है, जिसे कहते हैं RIC त्रिपक्षीय बैठक। फिर अभी किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? तो आंसर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। तो अगले साल जो आपके ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, वैसे तो इस साल होने वाले थे लेकिन उसे कैंसिल कर दिया, अभी अगले साल होंगे टोक्यो ओलंपिक। तो उसके लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए, मतलब क्वालिफिकेशन प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स से याद होगा आपको, देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स है ना, इसको पहले IAAF के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। बाद में इसका नाम बदल करके वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया। हेडक्वार्टर याद रखो इसका मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। फिर पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो आंसर होगा विनी महाजन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बन गई है। बाकी अनमोल नारंग की बात करेंगे, US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। और मनमीत कौर ये पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया। और वनीजा रूपाणी ये भारतीय मूल की लड़की हैं जो USA में रहती हैं और नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने रखा है। और नाम क्या रखा है? इंजीन्यूटी नाम रखा है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फिर से छत्तीसगढ़। अब इस योजना में क्या होगा?
इसमें कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, जैसे कि लोग जो पुलिस स्टेशन में आते हैं उनके साथ पुलिस स्टाफ सही से व्यवहार करे, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो महिलाएं, जो बच्चे होंगे, वो थाने में बेखौफ होकर के बिना किसी डर के अपनी बात कह पाए, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका तत्काल समाधान भी किया जाए, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो कबीर धाम जिला है उसके बोडला थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श थाना पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है, और इसे ही छत्तीसगढ़ के 465 स्टेशन में से एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2019 में सबसे बेस्ट स्टेशन भी चुना है। फिर किस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो जब आप डिजिटल पेमेंट करते होंगे तो या तो फोन पे से करते हो, या गूगल पे से, या पेटीएम वगैरह से करते हो, तो उसी की तरह ये युवा पे नाम का डिजिटल वॉलेट को आप यूज करके भी कर पाओगे। और इसमें एक और फायदा ये मिलेगा कि बिना इंटरनेट के भी आप पैसे का लेन देन कर सकते हो। तो याद रखना, इस युवा पे एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? यस बैंक ने। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये युवा है, युवा। एक वायु भी आपने नाम सुना होगा, तो युवा और वायु में ज्यादा अंतर नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, वायु अभी हमने जब पढ़ा था, जब भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खुला था, उसका नाम था वायु। और वायु मतलब क्या होता है वैसे? विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, तो वो वायु था, ये युवा है। बाकी कर्नाटक बैंक की बात करेंगे, अभी याद होगा आपको, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला बैंक बना है। उसके अलावा इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है। यस बैंक की बात करेंगे तो 2004 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी सीईओ इसी साल बने प्रशांत कुमार। इसका जो टैगलाइन है, देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कम से कम जो बैंक आपके न्यूज में है उनका टैगलाइन याद रखो। क्या है इसका टैगलाइन? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। फिर अभी भारतीय रेलवे ने 6000 से ज्यादा स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा रेलटेल के साथ। और एग्जैक्ट कितने स्टेशन? 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए रेलटेल के साथ एक समझौता किया है भारतीय रेलवे ने। रेलटेल ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो इससे होगा क्या? इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। अच्छा, भारतीय रेलवे से अभी और प्रश्न क्या याद रखने हैं आपको? एक तो भारतीय रेलवे ने कहाँ पे अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया है? तो वो भुवनेश्वर में लगाया है। और अगर आपसे पूछे ये किस तकनीक पे काम करेगा, तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे काम करेगा। उसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये कहां से कहां चली थी पहली? ये लिंगपल्ली से हटिया चली थी। लिंगपल्ली आपके तेलंगाना में है और हटिया आपके झारखंड में है। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन, यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसमें जो कंटेनर होता है, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, इस तरह की इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने वाला भारत पहला देश बना है। और किन किन स्टेशन के बीच में चली है ये पूछेंगे, तो पालनपुर और बोटाड़ ये गुजरात में है, इनके बीच में चली थी ये। इसके अलावा जो आपका सेंट्रल रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है, और उसने बनाया है कैप्टन अर्जुन और फेबियाई को। ये दोनों कोरोना पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा अभी मध्य रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन में आत्मा मशीन लगाई थी। उसका काम भी यही होगा, टिकट को चेक वगैरह करना, साथ में लोगों के टेम्परेचर को मेजर करना, किसने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है ये भी बताएगी वो मशीन। आत्मा का मतलब होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे ये भी याद रखो, जॉन मथाई थे। फिर किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो एमएसएमई सेक्टर्स हो गए, या जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो गई, जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके लिए गुजरात सरकार ने एक ऑनलाइन मदद सहायता पहल को शुरू किया है, और इस पहल का नाम है एट वन क्लिक। और इस पहल को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने लॉन्च किया है। याद रखना, अभी गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने थे? राजेश शुक्ला बने थे। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सीरो सर्वे शुरू किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। सीरो सर्वे मतलब सीरोलॉजिकल सर्वे। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ लेकिन उसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखे, तो ऐसे में उसके शरीर में 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप ही एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस सर्वे में यही पता लगाया जाएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कोरोना तो हुआ लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो गए। इससे वायरस को फैलने और उसकी क्षमता का पता लगाने में मदद मिलेगी। अच्छा, दिल्ली से आप और क्या याद रख सकते हो? पहले तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। 2-3 पॉइंट और याद रखो। अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड को भी लॉन्च किया था, और एक 5T प्लान को भी शुरू किया था कोरोना के स्प्रेड को, उसके प्रसार को रोकने के लिए। फिर एक इसने व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट
द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देखो, अभी देश अनलॉक हो चुका है, मैक्सिमम जगह पे तो अनलॉक हो चुका है, तो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भैया जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक आप मास्क वगैरह पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, हाथों को बार बार साफ रखो। अच्छा, नीति आयोग से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। और ये प्रोजेक्ट भारत में कम कार्बन वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। नीति आयोग में नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO हैं अमिताभ कांत। फिर है, अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? आंसर होगा माइकल मार्टिन बन गए हैं। और ये फियाना फेल पार्टी के नेता है माइकल मार्टिन। अभी तक जो इसके प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लियो वरादकर, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, लियो वरादकर। और उनकी पार्टी का नाम क्या था? फाइन गेल नाम था। देखो, एक्चुअली में अभी हुआ क्या, दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ, जिसमें ये समझौता किया गया कि लियो वरादकर अभी इस्तीफा देंगे और वो बन जाएंगे उप प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बन जाएंगे ये माइकल मार्टिन। लेकिन 2 साल के बाद फिर से लियो वरादकर दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप तो अभी वर्तमान का सिंपल सा याद रखो, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए माइकल मार्टिन। बाकी कुबात बेक बोरोनोव अभी ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड की बात करेंगे, देखो आयरलैंड और एक नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। क्या फर्क है दोनों में? इन दोनों में इतना सा फर्क है कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, ये यूके का पार्ट है। और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वो बेलफास्ट है, जबकि आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री बन गए माइकल मार्टिन। फिर अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किसे पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया? तो आंसर होगा राजेंद्र सिंह को। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन उगाहने वाले प्रयासों का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। ये जो राजेंद्र सिंह है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में स्किपिंग आपको करते हुए दिखेंगे। ये जो राजेंद्र सिंह है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में स्किपिंग सिख के रूप में फेमस है, जिसमें आप इन्हें स्किपिंग यानी कि रस्सी कूदते हुए और अन्य अभ्यास करते हुए देख ही सकते हैं। अच्छा, ब्रिटेन से आपको क्या याद आता है? अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि स्विस बैंक ने जो एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 नाम से रिपोर्ट जारी की थी, उसमें टॉप पे था ब्रिटेन। भारत 77 नंबर पे था। उसके अलावा अभी आपको याद होगा, ब्रिटेन ने अपनी हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग करने की घोषणा की है। और सड़क के नाम से एक और पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर सड़क कर लिया है। तो इसी तरह से आपको चीजों को लिंक करते हुए, को रिलेट करते हुए पढ़ना है। अभी जैसे ब्रिटेन नाम आया, ब्रिटेन नाम आते ही मैंने अभी आपको बताया हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग कर दिया। सड़क का नाम आते ही मैंने उसको लिंक करके जोड़ दिया इजराइल की सड़क से, कि इजराइल ने अपनी एक तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया। तो यही एक सही तरीका होता है चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ने का। और मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अगर डेली करंट अफेयर्स पे आप हमारा पढ़ते होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये जो नाम है अमर्त्य सेन, ये इंपॉर्टेंट नाम है। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला इनको। रतन लाल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। फिर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? नेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो आंसर होगा 29 जून को। और इसे हर साल 29 जून को ही मनाया जाता है। और 29 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो 29 जून 1893 को जन्म हुआ था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और उन्हीं की जयंती को ये हम दिन मनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये तो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक डे हो गया, जो हम हर साल 29 जून को मनाते हैं। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी होता है। वो हम कब मनाते हैं? वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन वो हर साल नहीं मनाते, वो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। सबसे पहले 2010 में, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा 29 जून को 2 डे और हम मनाते हैं। एक तो पार्लियामेंटिज्म डे, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। और 29 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाला जो पृथ्वी का क्षेत्र है उसे ही ट्रॉपिक्स कहते हैं, या उष्ण कटिबंधीय, या उष्ण क्षेत्र भी आप उसे कह सकते हैं। और हमारे सांख्यिकी मंत्री कौन है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हमारे कौन है? राव इंद्रजीत सिंह हैं।
फिर अभी भारतीय नौसेना ने एक उन्नत श्रेणी का एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारीच। और इस एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। तो इस एंटी टॉर्पिडो सिस्टम का काम क्या होगा? तो पानी में जो आने वाली दुश्मनों की टॉर्पिडो होती है ये उसका पता लगाएगा और उसकी लोकेशन की जानकारी देगा और उन्हें बेअसर भी कर देगा। टॉर्पिडो क्या होता है? तो इसे आप पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल ही समझो, जो सबमरीन्स हो गई या जो शिप्स वगैरह हो गए, जहाज वगैरह, उनको तबाह करने के काम आती है। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है। अभी भारतीय नौसेना ने, आपको याद होगा, एक पीपीई किट भी बनाया था जिसका नाम था नवरक्षक। फिर अभी संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। क्या नाम है उनका? के शैलजा उनका नाम है। और इन्हें सम्मानित क्यों किया? क्योंकि इन्होंने केरल राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने और राज्य में मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किए हैं, उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उनको सम्मानित किया गया है। केरल से आपको याद होगा, केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ पे कोरोना का पहला मामला सामने आया था भारत में। बाकी अनीश कपूर की बात करेंगे। ये लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप पे रहे थे। मशहूर पेंटर हैं ये। विनय बदवार 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता था इन्होंने। और सौरभ लोढ़ा 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता इन्होंने। फिर अभी किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो संकल्प पर्व ये एक तरह का वृक्षारोपण अभियान है जिसे शुरू किया गया 28 जून को और ये चलेगा 12 जुलाई तक। जिसमें क्या होगा? अपने कार्यालय या उसके आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाने होंगे ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और ये जो 5 पेड़ होने चाहिए, पहली प्रायोरिटी है कि बरगद, आंवला, पीपल, अशोक या बेल का हो। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे लगा लो, लेकिन कोशिश करो पहले ये लगाओ। अच्छा, हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री का नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल है। निर्वाचन क्षेत्र इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह, मध्य प्रदेश। कृषि मंत्रालय की बात करेंगे तो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना, मध्य प्रदेश। अभी इन्होंने एक तो किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, याद होगा। उसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। बाकी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। अभी इन्होंने ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जो कि और कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल आई लैब को भी लॉन्च किया था। साथ में याद रखना, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं अभी ये। और जो कोयला मंत्री हैं उनका नाम है हमारे प्रहलाद जोशी, धारवाड़, कर्नाटक उनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी इन्होंने भी कुछ किया था क्या? सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था। फिर अभी किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा नितिन मेनन को। एलीट पैनल क्या होता है? एलीट पैनल होता है जो एम्पायर वास्तव में एम्पायरिंग करेंगे। और इस तरह से विनीत मेनन तीसरे भारतीय बन गए हैं इस पैनल में शामिल होने वाले। इससे पहले भी 2 भारतीय इस पैनल में शामिल हो चुके हैं और अब ये तीसरे भारतीय बन गए हैं नितिन मेनन। साथ में याद रखो, ये सबसे युवा एम्पायर भी बन गए हैं इसमें शामिल होने वाले, यंगेस्ट एम्पायर। देखो, एम्पायर की बात होती है तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप जैकलीन विलियम का नाम याद रखो, वेस्ट इंडीज की है ये। और इनका नाम क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि पहली महिला है ये जो कि दुनिया की 3rd एम्पायर बनी, यानी कि दुनिया की 3rd एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है, जैकलीन विलियम। इसके अलावा भारत की 2 और महिलाएं ऐसी हैं जो अभी नई एम्पायर बनी है, जिनका नाम है वृंदा राठी और जननी नारायण। इसके अलावा एक एम्पायर थे साइमन टॉफल। ये अभी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी 4-5 महीने पहले। उस किताब का नाम था फाइंडिंग द गैप्स। बाकी GS लक्ष्मी का नाम भी याद है आपको, 2019 में इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला भी बनी थी ये। राहुल देव तो आप जानते हो, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। फिर अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, तो सिंपल सा आपको याद रखना है। देखो, आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। वैसे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन, लेकिन उनका इलाज चल रहा है, तो जब तक उनका इलाज चलता है, वो ठीक होके वापस नहीं आ जाते, तब तक काम संभालेंगी आनंदीबेन पटेल। इसी को बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस। बाकी कलराज मिश्र ये आपके राजस्थान के गवर्नर हैं, रमेश बेस ये आपके त्रिपुरा के हैं और जगदीप धनखड़ ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं।
फिर अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने कहा है कि भैया चाइना से जो वेटलिफ्टिंग के लिए सामान आ रहे हैं वो खराब है, हमारे जो वेटलिफ्टर है वो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब से हम चाइनीज की कंपनियों से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी हमारी सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया है, जिसमें आपकी टिकटॉक वगैरह, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, हेलो बिगो ये सब आ गई है। और क्या कहकर मना किया गया या बैन किया गया कि ये एप्लीकेशन अपने यूजर का डेटा चोरी करती हैं, चोर हैं ये सब के सब। और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय रेलवे ने भी चाइनीज की एक कंपनी के साथ समझौता रद्द कर दिया था। कारण क्या बताया था? एक्चुअली समझौता 2016 के आसपास किया गया था और समझौता इस बात पे हुआ था कि तुम 417 किलोमीटर लंबा एक सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम करोगे, 2019 तक उसे कंप्लीट कर लोगे। लेकिन 2020 आ गया, अभी तक केवल उन आलसियों ने 20% ही काम पूरा किया, इसलिए हम उनके साथ समझौता रद्द कर दे हैं। बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, अभी BSNL ने भी बोल दिया है कि हम 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए जो चाइनीज उपकरण होते हैं उनका यूज नहीं करेंगे। शाबाश। एक्चुअली अभी आपको पता होगा लद्दाख के गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उसी के बाद हमारे देश में चाइनीज आइटम के इस्तेमाल के बहिष्कार की मांग की जा रही है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रख लो, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार राज्य में कोरोना के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान को शुरू कर रही है। और इस अभियान में होगा क्या? डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक और पॉइंट बताता हूँ। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों जो कि मध्य प्रदेश में वापस लौट करके आए हैं उनके कल्याण के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का भी गठन किया है। फिर अभी किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क को आप कवक उद्यान भी बोल सकते हो। क्या होता है ये लाइकेन? तो एक प्रकार की वनस्पति है जिसे पहाड़ों में तो झूला घास कहा जाता है और पत्थर के फूल नाम से भी इसे जाना जाता है। ये डायनासोर के समय की वनस्पति है और अभी इसी के संरक्षण के लिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए इस पार्क को बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में ये देश का पहला लाइकेन गार्डन बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं ये जो लाइकेन है इसका काफी जगह इस्तेमाल होता है। आप इसका इस्तेमाल दवाइयों में कर सकते हो, सनस्क्रीन क्रीम्स जो आती है वहां पे, परफ्यूम्स जो आते हैं, मसाले वगैरह, काफी जगह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, उत्तराखंड से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी उत्तराखंड की देखो देहरादून तो एक कैपिटल है, अभी इसकी एक नई कैपिटल और बनी है, समर कैपिटल। वो कौन सी बनी है? ये प्रश्न है मेरा आपसे, आप लोग बताओ। मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है और बेबी रानी मौर्य इसके गवर्नर है। फिर अभी मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लाजरस मैकार्थी चक्वेरा, यही बन गए हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। बाकी माइकल मार्टिन अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, कुबातबेक बोर्नोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। मलावी ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना इसको ही पहले न्यासा लैंड भी कहा जाता था, मलावी को ही। कैपिटल इसकी लिलोंग्वे है और करेंसी है मलावियन क्वेचा। तो गाइज ये लीजिए सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। अब क्विज इसकी आप लगा लेना, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्लीज जाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे वो नीला हो जाएगा, तो उस बटन को नीला करना मत भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में, आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, मेरा भी उत्साह बना रहेगा। थैंक यू गाइज।